Hello students, today we start the chapter our environment. Our environment means हमारा पर्यावरण मीन्स हमारे चारों तरफ जहाँ पर भी हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ चाहे बायोटिक फैक्टर्स हों या अबायोटिक फैक्टर्स हों। बायोटिक फैक्टर्स जहाँ पर भी मैं बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है, और जहाँ पर अबायोटिक फैक्टर बोलूँगा वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वी हैव हियर्ड द वर्ड एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा, चाहे टेलीविज़न पे सुना हो या न्यूज़पेपर में सुना हो या लोगों के द्वारा सुना हो। ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है? नॉर्मली हम लोग एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं पर्यावरण, हवा हवा के बारे में जो हमारे चारों तरफ है। पर यहाँ एनवायरनमेंट का मीन्स है कि चाहे बायोटिक फैक्टर्स हों या नॉन बायोटिक फैक्टर्स हों, सभी मिल के हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स एक दूसरे पर कोई ना कोई डिपेंड करता है। हम सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंड हैं। चाहे आप कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक फैक्ट्री भी ओपन होती है तो वो फैक्ट्री किस पर डिपेंड कर रही है? शॉपकीपर्स पर डिपेंड कर रही है। शॉपकीपर किस पर डिपेंड कर रहे हैं? कंज्यूमर्स पर, मीन्स जिसको सामान खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। बट शॉपकीपर और फैक्ट्री के बीच में सामान लाने और ले जाने वाले भी तो कुछ लोग हैं, वो भी तो उन फैक्ट्रीज पर, उन दुकानदारी पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो मीन्स चाहे कोई छोटे फैक्टर्स हों या बड़े फैक्टर्स हों, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटररिलेट रखते हैं। अवर एल्डर्स, हमारे बड़ों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा एनवायरनमेंट के बारे में कि पहले का जो एनवायरनमेंट था अब वो नहीं रहा। ठीक है। ये चीज़ आप लोग उन लोगों से बात करते हुए सुन रखी होगी, जब वो बात करते हैं कि जो पहले एनवायरनमेंट था, पहले का पर्यावरण था, पहले की जो हवा पानी था, पहले के जो लोग थे, उस टाइप के लोग अब नहीं रहे हैं, अब लोग बदल चुके हैं। मीन्स एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, मैं उसका बैलेंसिंग जो है एनवायरनमेंट की वो बदल रही है। Other says that we should work in a healthy environment and आपने कुछ फैक्ट्री वालों को सुना होगा या कुछ स्कूल वालों को सुना होगा कि हमारे यहाँ तो एनवायरनमेंट अच्छा है। एनवायरनमेंट अच्छा मतलब हमारे यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा है। ठीक है। मीन्स उनके यहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी है। ग्लोबल समिट्स वगैरह होती रहती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। एसएसटी में आपने पढ़ रहा होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। ठीक है। इन लोगों के बीच में बड़ी बड़ी समिट्स होती रहती हैं, मीन्स एनवायरनमेंट को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए चर्चाएं होती रहती हैं, किस तरीके से लोगों को लिए कैसे कैसे सुविधाएं करी जाएँ उसके लिए समिटी होती रहती है। मीन्स अलग अलग चीज़ों पर एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर बातचीत होती रहती है। We shall be studying how various components in the environment interact with each other। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हो या नॉन बायोटिक फैक्टर्स हो, ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका इकोसिस्टम। क्या आता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? नॉर्मली आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, ठीक, वहाँ पर आसपास के लोग जितने भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को लेते हैं, एक दूसरे को चीज़ें देते हैं। ठीक है। मीन्स सभी एक दूसरे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। वो सभी मिलकर उस प्लेस का इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे हम एक गार्डन की बात करें, एक गार्डन में जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉक्स भी होंगे, स्नेक्स भी होंगे। तो मान लीजिए कोई प्लांट्स हैं, प्लांट्स के एसन से लेके अपना खाना बनाएंगे। इंसेक्ट्स हैं, वो उन फ्लावर्स से लेके या उन प्लांट्स से लेके अपना भोजन लेंगे। अगर फ्रॉक्स है तो वो इंसेक्ट्स को खाएंगे, स्नेक्स हैं तो फ्रॉक्स को खाएंगे। ऐसे ही अगर माइस वगैरह है, मीन्स अगर कहीं पे मान लीजिए चूहे वगैरह हैं तो सांप उनको भी खा सकते हैं। चूहे वगैरह जो हैं वो प्लांट्स को खा के अपना जीवन यापन करेंगे। मीन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा सभी के सभी। तो ये वहाँ उस गार्डन का इकोसिस्टम कहलाएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स का मतलब होता है हवा पानी। ठीक है। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करी। देखिए प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स क्या है? लिविंग थिंग्स हैं।
मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग थिंग्स हैं एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट। फिजिकल सराउंडिंग मीन्स हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं एंड मेंटेन बैलेंस इन नेचर, ठीक है। और नेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। बैलेंस बना के रखने का क्या मतलब है भाई, अगर मान लीजिए मेढक खत्म होगा तो इंसेक्ट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो सारे प्लांट्स को खा जाएंगे। जब प्लांट्स ही खत्म हो गए तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का रेशियो बिगड़ जाएगा। तो क्या है, बैलेंस जो है वो डिसबैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। एनवायरनमेंट में किसी भी एक चीज़ का बढ़ना क्या है, डिसबैलेंसिंग है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एरिया में जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस एरिया के नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, क्या हो सकते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ गए आपके, फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सभी आपके अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल बात करें, उन्होंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी गार्डन में गए, ठीक है। वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखे, ग्रासेस देखी, ट्रीज देख लिए, फ्लावर देख लिए, ठीक है। जैसे रोज़ का, जैस्मिन का, सनफ्लावर का, एनिमल्स जैसे फ्रॉग है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, ये सभी वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनकी ग्रोथ, खाना पीना ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ये भी वहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। इनकी ग्रोथ के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इनकी ये सारी एक्टिविटीज़ अबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू भी अफेक्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए सभी एनिमल्स का अगर देखा जाए, जैसे मछलियों में होता है ब्रीडिंग टाइम अलग होता है, सभी का ब्रीडिंग टाइम अलग है, या अलग अलग कंपोनेंट्स में ज़्यादा गर्मी होती है, आप देखिए चींटियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं जो गर्मी में बाहर निकल आती हैं, सर्दियों में चींटियाँ कम दिखाई देती हैं। तो ये टेम्परेचर का डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। सभी का एक अलग अलग सीज़न होता है जिस टाइम पर वो अपने अपने अदर अदर वर्क्स को करते हैं। सो अ गार्डन, मतलब गार्डन को हम लोग एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पॉन्ड्स मतलब तालाब, झीलें, ठीक है। ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप बनाए हुए हैं। जबकि अगर हम गार्डन देखें या खेत की फसल को देखें या एक्वेरियम को देखें, ठीक है, ये सभी क्या है आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या मैन मेड इकोसिस्टम है, इनको ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम, ओके। Now, we have seen earlier classes that organisms can be grouped एज प्रोड्यूस, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा और यहाँ पर भी अपने क्लास 10th में ही स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा होगा। जो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो ग्रुप्ड करते हैं, इनको ग्रुप बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स अपना भोजन बनाने वाले, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स, इनको खाने वाले। और डिकम्पोजर्स, जो इन कंज्यूमर्स को खा जाते हैं, मीन्स इनको गला देते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मीन्स हम इनको किस मैनर्स में, ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स हम बोलते हैं, हम लोग इस मैनर में बोलते हैं कि कौन अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहा है। प्रोड्यूसर्स क्या है, अपने भोजन को खुद बना रहे हैं इसलिए वो प्रोड्यूसर्स है। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए भोजन को। डिकम्पोजर्स क्या है, ये जो चीज़ हमारी डेथ हो जाती है, जो चीज़ हमारी वेस्ट हो जाती है, इनको डिकम्पोज करते हैं, इन्हें गलाते हैं। नेचर के सफाई कर्मचारी हैं, नेचुरल सफाई कर्मचारी हैं ये लोग, जो सफाई करते हैं, डिकम्पोजर्स। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above, ठीक है। मीन्स अपने आप को किस तरीके से रखना, उस इकोसिस्टम को ही अपने आप क्रिएट कर रहे हैं। विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं, लाइक शुगर, स्टार्च, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
ठीक है, मीन्स आप देखते हैं ये प्लांट्स होते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को नीचे सॉइल से शक करते हैं, इनको लेते हैं और लेने के बाद सन की एनर्जी के माध्यम से ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए बनाते हैं। तो ये वो मतलब जो प्लांट्स की तो बात हुई, यही हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। मीन्स ये पॉइंट याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये लोग रेडिएंट एनर्जी से हेल्प से। और ये रेडिएंट एनर्जी कहाँ आ रही है? सन से आ रही है। ठीक है, in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll means we can say that all green plants, certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under the category and are called producers, और इन्हीं को हम लोग producers कहते हैं। ये हमारे producers की डिफाइन हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं organisms डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करते हो, कहने का मतलब जैसे खरगोश हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा? ये प्लांट्स को सीधे खाएगा। लेकिन अगर मान लें इसी की जगह पर हम एक डॉगी को ले लें या हम किसी अदर एनिमल को ले लें जो खरगोश को खाता हो, तो खा तो खरगोश को रहा है, मीन्स वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है प्रोड्यूसर्स पर, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो वो प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर घास नहीं होगी तो खरगोश नहीं होगा, खरगोश नहीं होगा तो वो नहीं खा पाएगा खरगोश को। तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो डिपेंड तो प्रोड्यूसर पर ही कर रहा है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली। मीन्स कंज्यूमर्स को भी अलग अलग क्लासेस किया गया, डिवाइड किया गया। जैसे हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस हो गए। कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। ओमनीवोरस, जो इन कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों को खा जाते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, एंड पैरासाइट्स, सॉरी, वो जो आपका मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। पैरासाइट्स, जो किसी दूसरे पर रहकर वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात हो रही है, कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इमेजिन, जरा सोच के देखिए, सिचुएशन वेयर डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। आप अपने एक्वेरियम को साफ़ नहीं करते। एक्वेरियम मीन्स जहाँ पर मतलब हम मछली वगैरह कुछ वगैरह डाल के रखते हैं। ठीक है, सम फिशेस, कुछ फिशेस जो हैं या कुछ पानी के प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो गए, डेड हो गए। यू हैव यू एवर थॉट, आप ये चीज़ सोच सकते हैं इसमें। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई, जब कोई ऑर्गेनिज्म उसमें ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा उसमें? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स। मीन्स जो प्लांट्स ख़त्म हो गए, जो मछलियाँ ख़त्म हो गई, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं, एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। देखिए, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिया था और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए थे। अब हम ख़त्म हो गए, मीन्स हम ख़त्म हो गए, मीन्स हम ख़त्म हो गए, या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, या जो डेड पार्टिकल्स हैं, उनको वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जाएगा और तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डेड गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स, और दोबारा से उनको प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। What will happen to the garbage? क्या होता है अगर गार्बेज हो एंड डेड एनिमल एंड प्लांट्स देयर अब्सेंस। ठीक है, अगर गार्बेज वगैरह हो, डेड एनिमल्स हों और प्लांट्स वगैरह हों, ठीक है, अगर ये सब डेड हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो क्या होगा? ठीक है, चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देगी, साफ ही नहीं हो पाएगी ये। इसीलिए तो इनको बोलते हैं नेचुरल सफाई कर्मचारी हैं, नेचुरल स्वीपर्स हैं ये। विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस। मीन्स क्या नेचुरल तरीके से सॉइल में रिप्लेसमेंट हो पाएगी इन सारे मिनरल्स की? नहीं हो पाएगी। इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, अगर डिकम्पोजर्स हमारे समाज में ना हो तो ये नहीं हो सकती है। ओके,
नाउ फूड चेन्स एंड वेब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फूड चेन्स क्या होती हैं और फूड वेब्स क्या होता है, ठीक है। वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आप पीछे एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। मीन्स फूड चेन की कोई भी लेवल हो या कोई स्टेप हो, ठीक है, वो एक ट्रॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करता है। चलिए पहले मैं आपको फूड चेन के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि फूड चेन क्या होती है। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझें, देखिए ये ग्रीन प्लांट्स, इन ग्रीन प्लांट्स को खा गया मान लीजिए कोई हिरन वगैरह या बारहसिंगा वगैरह कोई खा गया, ठीक है, और उसको खा गया शेर। ये एक चेन होती है, ये एक फूड चेन है, ठीक है। लेवल प्रोड्यूसर्स हो गया, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर हो गया ये आपका। ये नीचे मान लीजिए अब ये वाले प्लांट है हमारे, इनको कोई टिड्डा इंसेक्ट खा गया, इस इंसेक्ट को कौन खा गया, मेढक खा गया, इस मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया, इस सांप को कौन खा गया, बाज खा गया, ठीक है। ये एक फूड चेन है। ये प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को मछली खा गई। ये एक्वेरियम, ये मतलब आपका वाटर लेवल की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल लेवल की बात हो रही है। मीन्स अगर हम बात करें, ये जो आपको आज फूड चेन दी गई है, ये आपकी दी गई है एक फॉरेस्ट लेवल की फूड चेन, ठीक है। ये जो आपको दी गई है एक टेरेस्ट्रियल लेवल, एक गार्डन की फूड चेन आप मान सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दी गई है, ये आपको दी गई है जो फूड चेन दी गई है, ये एक्वेटिक फूड चेन दी गई है। मीन्स एक वाटर की फूड चेन दी गई है कि प्लांट्स को इंसेक्ट खा गया, इंसेक्ट को मछली खा गई, मछली को बगुला खा गया, ठीक है। ये आपकी ये वाली फूड चेन दी गई है। ये सिंगल जो है ये फूड चेन है, ठीक है। बट यहीं पर अगर इसको हम आपस में क्रॉस बना दें तो ये फूड वेब बन जाता है। फूड वेब भी अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। द ऑटोट्रॉप्स तो आप सभी जानते हैं ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये किस में आते हैं, आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में डालेंगे। द फिक्स ऑफ द सोलर एनर्जी, जो कि आपकी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसे फिक्स करते हैं एज इन द फूड, ठीक है। एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का दूसरा नाम क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। कंज्यूमर्स को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये जो सोलर एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स इसे ईट करते हैं, इसे खाते जाते हैं। द हर्बीवोरस और द प्राइमर, ठीक है, हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स की अलग अलग कैटेगरी आ गई हैं हमारी। कंज्यूमर्स कौन है, जो प्लांट्स को खा रहे हैं। तो जो प्लांट्स को खाते हैं कंज्यूमर्स, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस कहते हैं उनको हम लोग। कम एट द सेकेंड, ये किस पे आएंगे, आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमारे कौन थे, प्रोड्यूसर्स। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन से आ गए, हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल कार्निवोर। स्मॉल कार्निवोर कौन से होते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं। तो स्मॉल कार्निवोर और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। एट द एंड एंड एट द थर्ड एंड लार्ज कार्निवोरस, ठीक है। तो जो स्मॉल कार्निवोरस हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इनको ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ गए, किस में आ गए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ गए, ठीक है। एंड लार्ज कार्निवोरस जो हैं ये आपके टर्सरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ गए। तो फर्स्ट लेवल में कौन थे आपके, जो प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है। सेकंड में कौन थे आपके, जो हर्बीवोरस थे, ठीक है। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन से हैं, स्मॉल कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन से हैं, आपके जो लार्ज कार्निवोरस है, जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। मीन्स देखिए प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, इसके बाद प्लांट्स को खाने वाले जो हर्बीवोरस हैं वो आ गए आपके सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में। अब जो उन हर्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल कार्निवोर, वो आ जाएंगे आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। जो लार्ज कार्निवोर है, जो सबको इन सभी को खा जाते हैं, ठीक है, मतलब आपके एक तरीके से देखा जाए तो इन स्मॉल कार्निवोर को भी खा जाते हैं, वो आपके आ गए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में,
ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स याद रखने हैं क्योंकि आपको पिरामिड बनाने के लिए आता है। डायग्राम अभी नीचे दिया होगा डायग्राम, इस डायग्राम को भी अभी हम लोग देखेंगे। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। मीन्स ये जो खाना हम खा रहे हैं ये हमारे लिए एज ए फ्यूल काम करता है, जिससे कारण हमें एनर्जी मिलती है और हम वर्क कर पाते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम ही है कि जब तक हम लोग काम नहीं, हम लोग को जब तक भोजन नहीं मिलता या एनर्जी हमारे अंदर गेन नहीं होती तो हम लोग वर्क नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो ये फूड है ये हमारे लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है। Thus, the interaction among various components of environment involve flow of energy from one component of the system to another. मीन्स अगर देखा जाए ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो एनवायरनमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन्हीं से कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन्हीं से हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। अब देखिए प्लांट्स ने सन की एनर्जी को ट्रैप किया, उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया, उसके बाद उसी एनर्जी को एक हर्बीवोरस ने खाया, उसी हर्बीवोरस को फिर किसने खा लिया, आपके स्मॉल कार्निवोर ने खा लिया, स्मॉल कार्निवोर किसने खाया, लार्ज कार्निवोर ने खाया। मीन्स क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है, प्लांट से उसमें गया, उसने यूटिलाइज़ किया, जो एनर्जी बची वो आपका छोटे लेवल के कार्निवोर में चली गई, जो हर्बीवोर उसको खा रहा था। अब उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज़ करनी थी उसने यूटिलाइज़ कर ली, तो फिर उसके बाद जो एनर्जी बची वो किस में पहुंच गई, आपके टॉप कार्निवोर में पहुंच गई। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी किस में पहुंचती है, सबसे ऊपर वाले हैं, मीन्स सबसे टॉप कार्निवोर जो हैं उनमें पहुंचती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर भी उन्हीं को माना जाता है। इसी को हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, 10% फ्लो ऑफ एनर्जी लॉ जो है हमारा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। We have studied the autotrophs capture the energy present in sunlight. मीन्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये कैप्चर करते हैं एनर्जी को जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एनर्जी सपोर्ट करती है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो इसी एक्टिविटी के, इसी एनर्जी के दम पर जी रहा है, जिसको प्रोड्यूसर्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी एनर्जी के दम पे पूरा लिविंग वर्ल्ड जी रहा है, क्योंकि आप देखिए इनडायरेक्ट वे में जितने भी लिविंग वर्ड्स हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, वो सभी के सभी इन प्रोड्यूसर्स पर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स से द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉप्स। एनर्जी जो होती है वो हेट्रोट्रॉप्स में ट्रांसफ़र होती है और डिकम्पोजर्स में भी ट्रांसफ़र होती है। हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, भी आपके सिलेबस से हटा दिया तो या तो पढ़ा ही नहीं है आपने। ठीक है, व्हेन वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंज टू अनदर, मीन्स एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है, बदलती रहती है। सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट टू फॉर्म विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। कुछ एनर्जी तो हमारी लॉस्ट हो जाती है इस एनवायरनमेंट में, जिसको कि हम दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते। ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में दिया हुआ था, बट वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट। तो यहाँ पर अब जो आपका मेन टॉपिक आ रहा है, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 10% लॉ वाला, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसी की बात कर रहा है किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ था, प्रोड्यूसर्स आ गए आपके फर्स्ट टॉपिक लेवल में, प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोरस आ गए आपके सेकेंडरी में, सॉरी ये आपका फर्स्ट टॉपिक लेवल है। ठीक है, ये आपका सेकेंड टॉपिक लेवल है, ये आपका थर्ड टॉपिक लेवल है, ये आपका फोर्थ टॉपिक लेवल है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स आते हैं फर्स्ट में, प्राइमरी आते हैं सेकंड में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं थर्ड में और टर्सरी आते हैं फोर्थ में। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, दीज आर द ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स ज़मीन पर जो आपके ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं ये कैप्चर कर लेते हैं 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, मीन्स सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उससे लगभग 1% एनर्जी को ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं ये उसको फूड एनर्जी में, जो आपके पास फूड स्टोर हो रहा है इनके पास, उसमें ये डाल देते हैं इन ए केमिकल फॉर्म। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जब इन्हीं ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट, सम अमाउंट ऑफ गोज इनटू द डाइजेशन
and in doing work, and rest goes towards growth and reproduction. मीन्स जो इनके अंदर एनर्जी आई है तो बहुत सारी तो आपका हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाती है, कुछ इनके डाइजेशन में वर्क यूज़ हो जाती है, कुछ इनके काम करने में खर्च हो जाती है, ठीक है, कुछ इनके रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए इनके पास स्टोर है वो भी खर्च हो जाती है, मीन्स इनके प्रोसेस में खर्च हो जाती है. एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू द ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर. लगभग 10% एनर्जी जो होती है बाकी सब यूटिलाइज होने के बाद जितना इनके अंदर गई थी उसमें से 10% जो एनर्जी है वो अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए इनके अंदर स्टोर होके रहती है. Therefore, 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present in each step and reaches the next level of the consumer. मीन्स लगभग 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है. सिंस टू लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, मतलब हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर के लिए बहुत कम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ओनली 3 और 4 स्टेप्स. फूड चेन में देखा जाए तो केवल 3 या 4 स्टेप्स ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखिए ऊपर की तरफ देखा था 1 2 3, यहाँ पे देखा हमने तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3, 3 या 4 लेवल्स ही होते हैं, कहीं कहीं 5 हो जाते हैं, इससे ज़्यादा लेवल्स नहीं होते हैं इसमें फूड चेन में. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 tropic levels. मीन्स कहने का ये है कि जब फूड चेन जो होती है एक छोटी चेन होती है जिसमें एनर्जी का लेवल ठीक ठाक ट्रांसफ़र हो जाता है. देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम. मीन्स इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है हमारा, अगर प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो ज़्यादा है नंबर्स में. क्या है, नंबर्स में ज़्यादा हैं तो उन्हें लगातार खा के एनर्जी लेते रहते हैं वो लोग. ग्रेट नंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है. द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली. मीन जो फूड चेन की लेंथ है ये वेरी करती रहती है जगह जगह पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इससे. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाई 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. मीन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लगभग 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है. ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी इंसेक्ट को मेढक ही खाएगा, उस इंसेक्ट्स को और भी बर्ड्स वगैरह होती हैं वो भी खा जाती हैं, ठीक है. मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो सकता है 2 से ज़्यादा लोग खाते हों, ऑर्गेनिजम्स खाते हों, विच इन टर्न आर ईटन बाई सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स, जिन और उनको और अदर ऑर्गेनिजम्स खा जाते होंगे. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called a food web. मीन्स अगर हम इन फूड चेन्स को आपस में जोड़ें तो ये जो लाइन चेन हम देख रहे हैं ये लाइन चेन एक वेब में, एक जाल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस निकल आती हैं और इन ब्रांचेस के निकलने से जो हमारा जाल बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फूड वेब. देखिए नेक्स्ट पेज पे आपका डायग्राम आई थिंक दिया होगा फूड वेब का. देखिए ये फूड वेब का डायग्राम है. अगर इसको हम लोग समझें तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अलग अलग दिख रही होंगी. ये सारे के सारे देखिए प्रोड्यूसर्स जिसको खा रहे हैं, ये सारे के सारे जो कि इनको खा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं. सेकंड ट्रॉपिक लेवल हुआ कि नहीं हुआ ये आपका, ठीक है. अगर हम इसी के आगे की बात करें तो ये देखिएगा अब यहाँ पर ये जो है ये आपका एक थर्ड ट्रॉपिक लेवल है. सॉरी, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं आपके इन हर्बीवोरस को खा रहे हैं, ठीक है. और देखिए सबसे ऊपर देखिए आप, ये जो आपका लास्ट बना है ये आपका ये टर्सरी है, ठीक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका सबसे टॉप क्लास कार्निवोर्स हैं जो इन सारे कार्निवोर्स को ही खा जाते हैं. तो 4 लेवल हो गए हमारे, ठीक है. लेकिन देखिए आपस में ये एक फूड वेब बना रहे हैं. फूड वेब का मतलब देखिए समझ लेते हैं इसको पहले. इसको देखिए खा गए, ये एक्वेरियम का दिखा रहे थे. एक्वेरियम से ये जो पानी में दिखा रहे हैं कि केकड़ा वगैरह होगा, जो आपका छोटे मोटे टिड्डे वगैरह हो, छोटी मोटी मछलियाँ हो गई वो खा गई, ठीक है. इन प्लांट्स को कौन खा गया? देखिए इन प्लांट्स को खा गया आपका ये मेढक भी दिखा रहे हैं. मेढक लेकिन इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है.
यहाँ पर देखिए ये इंसेक्ट, इसको चिड़िया भी खा गई। यहाँ से एक ये भी जा सकता है, मेढक इन इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। माइस देखिए इधर से ये प्लांट्स भी खा रहा है और जैसे ये प्लांट्स भी खा रहा है, एक ही प्लांट को दो लोग खरगोश भी खा रहा है, ठीक है। और यहीं पे दिखा रहे हैं, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी कुछ खा रहा है। यहाँ पर देखिए इसी प्लांट्स को, इनको ये छोटे और बड़े जानवर खा गए, ठीक है। अब यहाँ दिखा रहा है माइस को, ये ऊद बिलाव जो होता है एनिमल होता है, इसको ये खा गया। तो यहाँ पे देखिए एक वेब बन रहा है, ठीक है। अब ये वेब बन रहा है, देखिए मेढक को सांप भी खा गया, मेढक को ये बगुला भी खा गया, इन कीड़ों को मछली खा गई, मछली को भी बगुला खा गया। तो देखिए यहाँ पे एक वेब बन के तैयार होता है। सांप को देखिए इधर आपका, इधर ये गिद्ध भी खा रहा है और सांप को आपका मोर भी खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा फूड वेब बन के तैयार होता है। तो मतलब एक चेन नहीं है, सारी चेन एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब एक एनिमल को, एक ऑर्गेनिज्म को कई अदर ऑर्गेनिजम्स भी ईट करते हैं, जिसके कारण से ये फूड वेब बन के तैयार हो जाता है। फ्रॉम एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। मीन्स एनर्जी फ्लो डायग्राम से दो चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल। मीन्स जो एनर्जी का फ्लो होता है, इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, वो एनर्जी जो कि ऑटोट्रॉप्स के द्वारा कैप्चर की गई थी, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। मीन्स ये दोबारा से सोलर मतलब वापस से सन में नहीं जा सकती है। एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। और जो हर्बीवोरस के थ्रू पास हो गई है, हर्बीवोरस में जा चुकी है, वो वापस ऑटोट्रॉप में नहीं आ सकती है, ठीक है। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली, मीन्स ये केवल वन डायरेक्शन मूवमेंट है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वन वे सुन रखा होगा ट्रैफिक का, कि आप केवल इस सड़क से जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। सेम वही मेथड है यहाँ पर, कि जो सन से एनर्जी प्लांट में आ गई, वापस सन में तो जाएगी नहीं। और प्लांट को खाने के बाद हर्बीवोरस में जो एनर्जी आ गई, वापस वो प्लांट में तो जाएगी नहीं। या हर्बीवोरस को स्मॉल कार्निवोर ने खा लिया, या हाँ स्मॉल कार्निवोर ने खा लिया, तो वापस से वो हर्बीवोरस में तो जाएगी नहीं। मीन्स ये यूनी डायरेक्शनल होती है। द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, मीन्स धीमे धीमे ट्रांसफ़र हो जाएगी, नो लॉन्गर अवेलेबल, ज़्यादा आगे नहीं जाएगी और पीछे की तरफ नहीं जा सकती। सेकंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड। मीन्स हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज होती जा रही है, ठीक है। हर लेवल पे एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो डाउन होता चला जाएगा। 10% लॉ ऑफ एनर्जी चलेगा यहाँ पर। अनदर interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain, ठीक है। मीन्स इस फूड चेन के कारण बहुत से कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। वी हैव इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। क्लास 9 में पढ़ा था कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। वन ऑफ द रीजंस इन द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू द प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड पेट्स। मीन्स हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, जो डिसीज़ और पेट्स से बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो कि पानी के साथ बह के वाटर वगैरह की बॉडीज़ में चले जाते हैं और उन पानी वगैरह को पीते हैं हम लोग, या प्लांट्स उन्हें क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाद में इंसेक्ट उन्हें खा रहे हैं, इंसेक्ट को मेढक खा रहा है, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं इन सभी की बॉडी में पहुंचता है। दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल, या तो ये केमिकल्स जो हैं आपके सॉइल में चले जाएंगे, इनटू द वाटर बॉडीज़, या वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है। और सॉइल के थ्रू क्या होगा, ये प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है। विद वाटर, एंड वाटर के साथ ये मिनरल्स वगैरह के साथ चले जाएंगे। फ्रॉम वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वाटिक प्लांट्स, और अगर पानी में चले गए हैं तो ये एक्वाटिक प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट को प्रोड्यूसर्स ने यूटिलाइज कर लिया, और प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस ने खा लिया, हर्बीवोरस को कार्निवोर ने खा लिया, और कार्निवोर को टॉप कार्निवोर ने खा लिया, ठीक है। ये एक टॉपिक लेवल दिया हुआ है, इसको याद रखिए अपना, ठीक है। एंड एनिमल्स मीन्स वो जो केमिकल वहाँ पर पहुँचा है उसको वहाँ के एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स ने ले लिया। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। इस तरीके से वो जो केमिकल है, इस रास्ते से वो फूड चेन के अंदर एंटर
कर गया। दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये केमिकल्स डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मीन्स ये वापस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब ये डिग्रेडेबल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर ही होंगे एक दूसरी जगह से। दीज गेट accumulated progressively at each tropic level, और ये हर ट्रॉपिक लेवल में पहुंचने लगते हैं। being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा केमिकल्स जो होते हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में ही मिलते हैं आपको, क्योंकि हम सभी को खा रहे हैं। ठीक है, वो सब तो एक एक को खा रहे हैं, लेकिन हम इन सभी को खा रहे हैं। सारे के सारे जो केमिकल्स हैं लौट फिर के हमारी बॉडीज़ के अंदर ही आते हैं। द फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इस फिनोमिना को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज द रीज़न वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। ठीक है, इन सभी में पेस्टिसाइड्स मतलब का रेजिड्यू कहीं ना कोई पार्ट होता है, क्योंकि हम इन सभी पे दवाइयाँ छिड़क रहे हैं हम लोग। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, इनको हम लोग हमेशा धो के ही अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी होते हैं। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, मीन्स किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, मीन्स एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करती हैं। वी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट के हम भी एक छोटे मोटे पार्ट तो है ही, बस छोटे मोटे नहीं तो है तो बहुत बड़े पार्ट हम लोग। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले चेंजेस अफेक्ट अस, वो हमें अफेक्ट करते हैं, और हमारी एक्टिविटीज़ उस एनवायरनमेंट के चेंजेस को करती हैं। ठीक है, मीन्स एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया तो हम अफेक्ट होंगे, और हम अफेक्ट होंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगी। वी हैव ऑलरेडी इन क्लास 9th, हम क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, और अफेक्ट जो होता है वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट की दो मेजर प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक है डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, मीन्स किस तरीके से ओजोन लेयर हमारी एक तरीके से डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, उसकी मोटाई जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, ओजोन फार्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, O3, जो मीन्स कहने O3 का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स को मिला के बनी हुई है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, O2। ठीक है, विच आर नॉर्मली रिफर टू एज ऑक्सीजन। ठीक है, ओ क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है आपकी, और O2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2। इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स, मीन्स जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशंस हैं, एरोबिक फॉर्म्स हैं, उन मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जरूरी है। ओजोन इज डेडली पॉइजन। ठीक है, ओजोन जो क्या है, एक तरीके से आप पॉइजन मान सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, डेडली पॉइजन, डेडली मीन्स बहुत ज़्यादा घातक। ठीक है, हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर के लेवल में, हायर लेवल काफ़ी ऊंचाई पर, ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन, ओजोन जो है एक बहुत ज़रूरी फंक्शंस को वहाँ पे परफॉर्म कर रही है। वो क्या फंक्शन है, वो एक शील्ड की तरह काम कर रही है, एक ढाल की तरह काम कर रही है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के लिए ढाल का काम कर रही है। फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सन के थ्रू जो यूवी रेडिएशन आता है उससे, उसके लिए एक ढाल का काम कर रही है, उसको रोकने का काम कर रही है। ठीक है, ये जो रेडिएशन है, दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, मीन्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर को कॉज कर सकता है इन ह्यूमन बींग्स। ओजोन एट द हायर लेवल पे जो ओजोन की एक ढाल प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के इस प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, वो यूवी रेडिएशन का ही प्रोडक्ट है। कैसे, एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, मीन्स जब ऑक्सीजन पर यूवी रेज अटैक करती हैं तो वो क्या होता है, टू ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन के दोनों एटम्स में जो दो एटम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हायर एनर्जी यूवी
मीन्स जो यूवी है आपका रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन, वो नेसेंट ऑक्सीजन O2 में उसे कन्वर्ट कर देता है। मीन्स जब यूवी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है यूवी रेज, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम्स थे ऑक्सीजन के, वो स्प्लिट कर जाता है दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, सॉरी दो ऑक्सीजन एटम्स में। दीज एटम्स देन कंबाइन, ये जो एटम्स टूटे ये कंबाइन हो जाते हैं दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, O2 के साथ, और ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, इस पर यूवी रेस से रिएक्शन हुई, यूवी रेस में ये दो ऑक्सीजन बनके तैयार हो गए आपके। अब ये जो ऑक्सीजन है सिंगल ऑक्सीजन, ये इस O2 से रिएक्ट कर जाता है, एनवायरनमेंट में और भी ऑक्सीजन होगी तो ये O3 का फॉर्मेशन कर लेगा। मीन्स जो O2 है वो पहले यूवी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के दो एटम्स में टूट गया। अब एटमॉस्फेयर में ये दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, उसने इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और उसने O3 का फॉर्मेशन कर दिया, मीन्स उसने ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो यूवी की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स था वो ऑक्सीजन में टूट गया, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम में टूट गया, और वो सिंगल एटम जो था वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ओजोन का फॉर्मेशन कर देगा। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बीइंग टू ड्रॉप शार्पली, मतलब धीमे धीमे जो है एटमॉस्फेयर से जो ओजोन का लेवल है वो डाउन हो रहा है अमाउंट का। ठीक है, इन 1980s द डिक्रीज द बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण। ये आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि AC और रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है जो कि ओजोन लेयर को कम कर रही है, डिप्लीशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में यूज़ हो रही है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनिप, इसी शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? यूनिप, UNEP। ठीक है, सक्सीडेड इन फॉरेन an agreement to freeze CFC production at 1986 level. It is now mandatory for all manufacturing companies to make CFC free refrigerators, means वहाँ पे CFC का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनियाँ यह यूज़ कर ही लेती हैं, कि हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मीन्स जो गंदगी हम लोग अपने घरों में यूज़ कर मतलब पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। मीन्स आप देखते हैं कई तरह की पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं, हम लोग उसमें पॉलीथीन के अंदर जैसे मान लीजिए जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, जो बायोटेक फैक्टर्स के थ्रू बायोडिग्रेड हो सकते हैं, उनको हम लोग एक पॉलीथीन के अंदर भर के फेंक देते हैं। अब पॉलीथीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो घुस नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो पैक है, जो पहले से उसके अंदर है वो है, तो पूरी तरीके से वो बायोडिग्रेडेबल हो भी नहीं पाते हैं और पॉलीथीन गलेगी नहीं। इस तरीके से गंदगी चारों तरफ फैलती जा रही है। तो मतलब मैनेज कैसे करना है हमें इस गार्बेज को? इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट कर रही हैं लॉट ऑफ मटेरियल्स दैट आर थ्रोन अवे, जिसको हम लोग उठा के फेंक देते हैं। व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल, इनका वेस्ट मटेरियल को हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे? क्योंकि ये अगर बढ़ता गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे, क्या होगा जब इनको उठा के हम फेंक देते हैं, तो इसके बाद होता क्या है इनका? ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हैं। अब एक्टिविटी तो आप खुद समझ सकते हैं। वी हैव सीन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने देखा होगा दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वो जो फूड हमने खाया पिया है वो बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू पच जाता है। डाइजेस्ट सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। वी हैव अवर wondered why the same enzyme does not break down everything we eat, मीन्स वो एंजाइम जो है वो हर चीज़ को तो पचाते नहीं, हम जितना भी खाएं वो सबको पचा जाएंगे क्या? नहीं पचाएंगे। जैसे मान लो हम पॉलीथीन खाएं तो पॉलीथीन को पचा लेंगे, नहीं पचा सकते। मीन्स पर्टिकुलर थिंग को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही डाइजेस्ट करेगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग पर ही अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो बने हैं वो उसी को डाइजेस्ट करेंगे। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर saprophytes. These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment, these persist for a long time.
मीन्स ये जो ह्यूमन के थ्रू ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, प्लास्टिक्स वगैरह हो गई, ये बैक्टीरिया वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से, इनको गलाया नहीं जा सकता, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनको अगर जलाते हैं तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर जो ये साइंस भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर चुका है, ये बहुत ज़्यादा समय तक हमारे एनवायरनमेंट में एज इट बनी रह सकती हैं। प्लस पॉलीथीन रिसाइकिल नहीं हो सकती है, ठीक है। प्लास्टिक का जो होता है सीन अलग केस होता है बेटा। और जो पॉलीथीन है मीन्स एक कितने तक की होती है, ये अलग अलग केमिकल्स अब तो बनाने लगे हैं। प्लास्टिक थोड़ा सा गलना स्टार्ट हुई है, बट कम्प्लीटली गलती नहीं है वो। Substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable। मीन्स यहाँ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात होगी। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू वापस से ख़त्म किए जा सकें, वापस से उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किए जा सके, वो है बायोडिग्रेडेबल। जो चीज़ें हमारी गलती नहीं है वो कहलाती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन, सब्सटेंस जिनको आसानी से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वेयर बायोडिग्रेडेबल। मीन्स मान लीजिए कागज़ को, एक रुई के कपड़े को और एक प्लास्टिक की पॉलीथीन को आप ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उन्हें बाहर निकाल के देखिए, तो अब जो कागज़ होगा और जो रुई का कॉटन होगा वो थोड़ा बहुत गल जाएगा, बट जो पॉलीथीन होगी वो एज इट निकल के आती है। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन, वो सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं इन दिस मैनर, ठीक है, सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ये सब्सटेंस है मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, मैनी हार्म्स इन द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। मीन्स ये बहुत ज़्यादा समय तक हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहते हैं। पॉलीथीन्स वगैरह को देखा होगा आपने कि गाय वगैरह खा जाती हैं, जब गाय वगैरह उस पॉलीथीन को खाएंगी, सिंपल सी बात है उनको नुकसान तो होगा ही, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी उनको, ठीक है। तो विजिट एनी टाउन और सिटीज़, किसी गांव या शहर में जाके देखिए, एंड वी श्योर टू फाइंड हेल्प्स टू गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। मीन्स आपको हर जगह ये गंदगी तो पड़ी दिखाई देगी आपको, ठीक है। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटरेटेड विद एम्प्टी फूड वेपर्स। In the earlier classes, we have talked about this problem of dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the problem a bit more deeply। मीन्स ये प्रॉब्लम जो है, मीन्स आप देखते हैं लोग पाउचेज में मसाले खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो पॉलीथीन्स वगैरह आती हैं, ब्रेड्स वगैरह पॉलीथीन में आ रही हैं। पॉलीथीन का यूज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, लोग खा खा के उन्हें फेंक रहे हैं। सड़क चलते पे आप देखते हैं कुरकुरे के, चिप्स के पैकेट तमाम पड़े रहते हैं। मीन्स शायद ही कोई आपको ऐसी जगह दिखे जहाँ पर ये चीज़ ना पड़ी हो, आपको हर जगह मिलेगी। आप टूरिस्ट प्लेसेस में भी चले जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे पाउचेज डस्टबिन में ही भले पड़े मिले, वो डस्टबिन भी तो कहीं ना कहीं जा रहा है, वो पॉलीथीन पाउचेज भी तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मीन्स गंदगी तो आपको चारों तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये घटने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। मीन्स हम जितनी अपनी लाइफ को सुविधाजनक बना रहे हैं, जितना आरामदेह बना रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हमारे घरों से निकल रहा है। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव टू रोल टू प्ले with more and more things we use becoming disposal. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be impact of these on our environment? Means हमारी बॉडी, मीन्स सॉरी, जितना भी हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, अब देखिए जितनी भी चीज़ें हम लोग मार्केट से लेके आते हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी पैकेज में होती हैं, और वो पैकेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। और ये पॉलीथीन और प्लास्टिक्स ही हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं, और ये प्रॉब्लम आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू।